मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं, लेकिन बाज़ मुश्किलें जो हैं वो मज़ीद उलझनों का बायस हो जाती हैं। पीटीआई के इस मौजूदा दौर पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दौर पुरफितन है, पुराशोभ है, और कुछ इसे मज़ाहिया करार देने पर मुसिर नज़र आते हैं। मेरे अपने हिसाब में मुझे जितनी इंटरटेनमेंट का सामान पिछले हफ्ते मिला, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में भी शायद इतनी इंटरटेनमेंट मेरी कभी हुई होगी। और इंटरटेनमेंट जो हुई उसका सबब भी मैं बता देता हूँ। पै दर पै लताइफ की भरमार हुई है, अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 74-75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि एक ऑर्डर देने वाला खुद अपने आप को ढूंढता फिर रहा था, और वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मुल्क का वजीर आजम था। और वो वजीर आजम खुद अपने आप को इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम करना था कि भारत से, एक दुश्मन मुल्क से जिसने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है, ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम। खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। मैंने देखा, बहुत ढूंढा कि शायद कहीं इस हवाले से कोई कवरेज हो, कोई एंकर, कोई जय्यद मुस्तनद एंकर, आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार कोई चैंपियन, कोई इस पर बात करे। सन्नाटा। वज़ीर आज़म साहब काबीना में खुद अपने आप को तलाश करते पाए गए। एक लतीफ़ा, दूसरा लतीफ़ा, फिर आज। आम हालात में अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो हम उसे कहते आपका साबुन स्लो है क्या। एक हफ्ते के बाद आपको समझ में आ रहा है। अनवर मसूद की बातों के बारे में समझ में आता है कि लोगों को एक एक हफ्ते के बाद समझ में आ रही हैं वो बातें। लेकिन जो बाइडन इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते में प्रोग्राम दाग के 6 दिन की छुट्टियां बना के आ गया। वजीर आजम को आज पता चल रहा है कि जो बाइडन ने उनको नहीं बुलाया, और अब वो हैरान हो रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही है कि जो बाइडन ने हमें क्यों नहीं बुलाया। मेरा ख्याल है अगर जो बाइडन को भी पता चल जाए तो वो जहर खा लेगा और निहायत शान से अपनी जान को जहन्नम वासिल करवा देगा। सर, किस किस बात पर हंसें, किस किस बात का रोना रोएं, मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा। 7 दिन गुजर जाने के बाद वजीर आजम को ख्याल आया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से हमें काट दिया गया। इतने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, काबीना में बैठे हुए और अपने आप को ही खुद तलाशते फिर रहे थे मोहतरम वजीर आजम साहब। वो तो हम्माद अजहर साहब स्मार्ट निकले तो उन्होंने वजीर आजम का नाम लेकर के अपनी जान बख्शी कराई, वरना उनकी गर्दन अब तक उतार ली जाती। एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, उसकी इबारत पढ़ करके यकीनन आप, बल्कि सुन करके यकीनन खुश होंगे। काबीना इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने की तजवीज़ देने पर वजीर तिजारत इमरान खान की सरजनिश कर दी। वजीर तिजारत इमरान खान की वजीर आजम इमरान खान से माजरत, वजीर आजम का माजरत कबूल करने से इनकार, काबीना का वजीर तिजारत पर गद्दारी का पर्चा कटवाने का फैसला। सर, कुछ ऐसी ही कॉम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल नहीं है? आरफीन भाई, मैं कर्ज करूं, आपको अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों के बहुत सारे ज़खायर दिए हैं और आप उनका कोशिश करते हैं भरपूर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमें लॉजिकल बात करने का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि बोथ साइड्स का मौक़िफ़ कौम के सामने पेश हो जाता है। मैं लफ्ज़ों में तो आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव भी डिस्कस किया करें जो माजी में कभी नहीं होती थी। आप इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल के हवाले से आपके इल्म में, राब्ता कमेटी के हवाले से आपके इल्म में है कि बहुत सारी इक़्तिसादी और मुआशी मामलात के हवाले से डिसीजंस होते हैं, और वो डिसीजंस बुनियादी तौर पे कई जगहों पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमें ये चीज़ बाहर से मंगवाने में कहाँ से इसका रेट्स आसान होगा, कहाँ से इसकी पहुँच जल्द होगी। और जब वो कमेटी डिसीजन कर लेती है तो फिर फेडरल कैबिनेट में चीज़ें सारी पेश होती हैं। और आपके इल्म में होगा कि इस बार फेडरल कैबिनेट के एजेंडे में भी ये चीज़ शामिल नहीं थी कि हमने भारत से कोई चीज़ मंगवानी है या नहीं मंगवानी, लेकिन वज़रा के इसरार पर, वज़रा की, क्योंकि आपके मीडिया ने एक चीज़ को फ्लैश किया, प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्तफसार किया और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ मोदी सरकार ने हाथ किया, हम किसी सूरत भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं आपने कहानी का जो इब्तदाई हिस्सा है
उसमें रंग भरे, जाहिर है आपको रंग भरने आते हैं, लेकिन जो इख्तितामी हिस्सा है, जो रिजल्ट देता है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान का एज ए नेशन, क्या पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस साइड पर चल रही है। आपको चाहिए था कोई 2 जुमले, मुझे पता है आपसे बर्दाश्त नहीं भी होगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा मेरी इस बात पर, आप मेरी अभी क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप 2 जुमले इस बात पर फरमा देते तो आज कुछ भी नहीं होना था। ना कराची के मौसम में कोई तब्दीली आनी थी, ना जनाब की तबीयत में, आपके मिजाज पे कुछ नागवार गुजरनी थी। आपने कौम को यह बताना था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस मोदी सरकार को, उस हिंदवाता माइंडसेट को, उस शख्स को, उस हुकूमत को, उन लोगों को जिनको पाकिस्तान के साबका दरबार में प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजों के यहां इनवाइट किया करते थे, मरी में जंदाल जो टाई कौन था स्टील का, उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात किया करते थे, और किस तरह से बनारसी और लाहौरी साड़ियों के गिफ्ट किया करते थे। आपके मुल्क में ऐसा शख्स हुक्मरान है कि जिसने सही मानों में प्रैक्टिकली साबित किया कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उस वक्त चाहेंगे जब हिंदुस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ साथ शुरू होता है। साबित करने में सिर्फ 24 से 36 घंटों की देर हो गई, इसलिए ये साबित करना जो है वो गले पड़ गया। आपने मुझ पर मीनाकारी का इल्जाम भी आयद किया, मैं निहायत शान से इसे रद्द किए देता हूं, इस्तरदाद पेश किए देता हूं। सर, बात यह है कि वजीर आजम को जब कश्मीरियों का ख्याल आया, उस वक्त तक कश्मीरी खुद भी भूल चुके थे, फातिहा पढ़ के सो चुके थे इस एक हरकत पर जो हमारे अपने मसीहा की जानिब से, हमारी अपनी हुकूमत की जानिब से हुई थी। टेक्निकली स्पीकिंग वजीर आजम को शोकॉज नोटिस नहीं, सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर देना चाहिए था, उनकी जगह किसी मुनासिब आदमी को लेकर के आना चाहिए था जिसको कश्मीर और कश्मीरियों से पाकिस्तान के हुब का अंदाजा जरा सा भी होता। हम्माद अजहर ने 24 घंटे 36 घंटे पहले 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स में बताया कि हम काबीना इस मामले पर गौर खौज के लिए भी जा रही है और इंदिया भी दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। वजीर आजम कहां थे? इस्लामाबाद में कौन सी चोटी पर वो थे कि उनके कानों तक ये खबर न गई? उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ, वहां पे खुद ही अपने आप को वो तलाशते फिर रहे थे। वो तो अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि कहानी का वो रुख जो आप नहीं बता रहे, फिर आपको याद आया कि अरे ये तो कश्मीर और फलाना और ढिमकाना। फिर हम्माद अजहर जो है, उनकी स्मार्टनेस, उनकी क्लेवरनेस काम आई और उनकी जान बख्शी हुई, वरना उनका नाम भी शहीदों की लिस्ट में आ चुका होता। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं, आगे जाऊंगा। पाकिस्तान में इस तरह की सियासी लताइफ बहुत देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा लतीफ़ा तो हमें उस वक्त भी नजर आया जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बगलगीर हुए। मुझे पहले ही पता था कि साजे की आंडी चौराहे पर फूटेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे फलक ने हमें ये खूबसूरत मंजर देखना नसीब भी किया। वजारतों की बंदरबांट भी हुई, ये तू ले ले वो तू ले ले के बाद। उसके बाद फिर वही हुआ जो उस हुकूमत में होना चाहिए था। फिर एक नादिर शाही बयान आया, सियासी मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। सर, लेकिन इस एक दौर में जिस तरह से तवातुर के साथ लताइफ का शिकार बनाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, सर आपको लगता है कि हम टीज हो रहे हैं या आपको इस एक राय से इख्तिलाफ होगा? टीआई का मसला ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम होता है एमेनेसिया, जो कि इंसान भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो क्यों होती है वो मैं टीवी पर नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो अच्छा इखलाकी तौर पर सूट नहीं करता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद वही बीमारी हो गई है। सर, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, जैसे कि आपने कहा। हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं इतनी अंग्रेजी समझ पाऊं। मेरी बात सुने, बीमारी है, आप जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ, प्रोफेशन वाइज प्रैक्टिसिंग। तो वो उनको याद नहीं रहता है कि भाई चीनी का ऑर्डर उन्होंने दिया था, उनको ये पता नहीं है कि ये क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी दुनिया की मीडिया पर आ रहा था, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो पाकिस्तान की इंसल्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, चैम्बरलेन वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो जाता है हिटलर के पास और वहाँ हिटलर उसको जिलत आमेज वे में बिठाकर वहाँ इनका समझौता, बरतानिया वो कागज़ दिखा रहा होता है कि मैंने बड़ा तीर मारा है। आखिर में बरतानिया वालों ने कहा कि आपने तो इंसल्ट करवा दी हमारी कौम की, उसने रिज़ाइन किया, फिर चर्चिल बना प्राइम मिनिस्टर। तो इस शख्स का भी यही है, पाकिस्तान की उसने इंसल्ट कराई है हर फोरम पर, वो मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड नेशन हो, कहीं का भी इसने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा है और भूल भी जाता है, याद भी नहीं रहता है। तो इससे बेहतर है कि मैं इस पर क्या तबसरा करूं, यही मैं तबसरा कर सकता हूं जो मैंने किया है। राइट सर। अफनान साहब, सर
जरा उस खिफ़त का सरकारी तौर पर उस एक हजीमत का अंदाजा लगाइए अवाम पाकिस्तान को जी, हमारे मुल्क को, प्यारे मुल्क को जो भुगतनी पड़ी। आपकी कुर्सी से महज चंद गज के फासले पर या चंद इंचेस के फासले पर बराक ओबामा पूरे तमतराक के साथ बैठा है और आप उसे मिसेज ओबामा कह जाते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। इस पर उन पर हस्बे रिवायत तबर्रा भी हुआ और ठीक हुआ। ये भी ताने कसे गए कि वो पर्ची के बगैर पढ़ नहीं सकते। बात ये भी ठीक है, वो पर्ची के बगैर नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सर ये एक्सटेम्पोर बोल करके जो कुछ हमने कमाया है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, जो पर्ची से पढ़ना जो है वो तो मतलब कि एक अच्छी बात है इस लिहाज से कि आप सोच समझ के इस लेवल के ऊपर बोल रहे हैं। ये नहीं आप कह रहे हैं कि जर्मनी जापान का बॉर्डर मिल गया, कभी SCO के समिट में सारे खड़े होते हैं, आप बैठे रह जाते हैं। फिर आप जो है वो कहते हैं ईरान में जाके कि पाकिस्तान आर्मी और ISI ने अलकायदा को ट्रेन किया था। तो ये एक सीरीज़ ऑफ ब्लंडर्स है, ये एक वो मतलब एक सिलसिला है जो जब ये बाहर जाते हैं कोई ना कोई पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है वो नदामत का सामना करना पड़ता है। और मज़े की बात ये है कि जिस पर्ची के ऊपर हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया, वो पर्ची भी अब ये कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो पर्ची करते मैं आप पे पर्ची हुई। तो ये जो है ये हमें पर्ची का ताना दे के इन्होंने खुद पर्ची जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। और ये खाली इस मामले में नहीं, ये हर मामले में आप देखिएगा इवेंचुअली वही पॉलिसीज़ अपनाएंगे जो PMLN ने जो है वो अपनाई थी। इवन आप शौकत तरीन साहब को देखें, उन्होंने क्या इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में रिसेंटली कहा कि 165 पे डॉलर ले गए और इंटरेस्ट रेट 13% पे ले गए, मुल्क की इकॉनमी तो तबाह बर्बाद होनी थी। तो यही बात जब इसहाक डार करता था तो गलत करता था। जो बातें, जो फिस्कल पॉलिसी और जो काम हमने किए उससे मुल्क की खिदमत हुई, इन्होंने आके इनको सबको उल्टा कर दिया, उससे मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। तो ये खाली ये एक मामला नहीं है, ये बेतहाशा अब ये ECC और कैबिनेट वाला मामला आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जो है हुई है, हालांकि हम ये क्लेम करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दरख्त जो है वो हमने लगाए, 10 अरब दरख्त दिया, पता नहीं 1 अरब दरख्त दिया, कितने भी दरख्त थे। और उसके बावजूद मतलब कि वो इतना बड़ा टारगेट था कि बड़े बड़े जो यूरोपियन मुल्क हैं, जो बड़े अमीर हैं, वो भी इतना बड़ा टारगेट ना अचीव कर पाते, और हमने वो अचीव कर लिया इमरान खान साहब के मुताबिक। तो हमें तो सबको सरों पे बिठाना चाहिए था कि इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है जो किसी और मुल्क से हुआ ही नहीं। लेकिन हकीकत दुनिया में देखें यही होती है कि आप पाकिस्तान में तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, आप पाकिस्तान में ज़ोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन भी जीत जाएंगे, आप पाकिस्तान में 1 पेज पे लाके सारा मामला भी चला लेंगे, लेकिन दुनिया नहीं मानती। दुनिया को मालूम है कि आपकी क्या हैसियत है।